नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द सिविल इंडिया पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सैंपल पेपर लगा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, है ना। और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो 2 सैंपल पेपर हम लगा चुके हैं। आज हम लोग सैंपल पेपर नंबर 3 आपके सामने लेकर आए। इस सैंपल पेपर नंबर 3 में भी हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो 20 क्वेश्चन जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें अप्लाई एग्जाम में लगाना है ना, वो चीजें हम यहाँ पे क्लास में समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो, क्वेश्चन लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं लगाने पे आऊंगा तो ये 20 क्वेश्चन मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। 10 मिनट में मुझे नहीं लगेंगे खत्म करने के लिए, है ना। लेकिन उन क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में टैकल करना है आपको, मैं वो सब सिखा रहा हूं उस क्लास के अंदर। तो क्लास में बस क्वेश्चन को सॉल्व करने मत आइए। देखो, क्वेश्चन तो मैं आपको लगवा रहा हूं, लेकिन आपका जो इंटेंशन होना चाहिए इस क्लास का, वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। 20 क्वेश्चन के थ्रू हम और जो जितने सॉल्व कर सकते हैं वो चीज आपको सीखनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूं, कैसे शुरुआत करता हूं, कहां से मैं सोचता हूं, मेरा तरीका क्या होता है सोचने का, कैलकुलेशन में कैसे हैंडल करता हूं, वो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना हर किसी को आता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 20 क्वेश्चन है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो क्या आप कर नहीं दोगे? आराम से सारे क्वेश्चन कर दो, एक भी छोड़ के नहीं आओगे। लेकिन उन क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी बातें हम इन क्लासेस के अंदर थ्रू कर रहे हैं। और सैंपल पेपर नंबर 3 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप देख ही रहे हो, और बेस्ट सोल्यूशन लिखा है यहाँ पर। 40 आउट ऑफ 40 की बात करेंगे, मतलब 40 नंबर के अगर आपके 20 क्वेश्चन आने हैं तो हम 40 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। बेटा, ये एक आम जिंदगी वाली बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टाइम पे भी ऐसी कुछ बातें होती थी। देखो, मैं आपको सिखाता हूं। 2 बच्चे क्लास में होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा एक लड़के को 145 नंबर मिले और वह 23 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं एक लड़के से पूछूं बताओ रिजल्ट क्या हुआ, तो वो कहता है सर मेरे 145 नंबर आए हैं और हम 23 से फेल हो गए। पर अगर यही बात मैं दूसरे छात्र से पूछता हूं तो पता क्या बोलता है? वो कहता है सर मेरे 145 नंबर आए हैं, अगर हमें 23 नंबर और मिल जाते तो हम पास हो जाते, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो ना, बोलने का तरीका ही क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। सवाल कह रहा है अगर मुझे 145 नंबर मिले हैं और 23 नंबर से फेल हो गए हैं, तो अगर ये 23 नंबर आपको और मिल जाए तो पास नहीं हो जाओगे क्या, है ना। तो बच्चे, आपको बोलना ऐसे ही है कि सर 145 मिल चुके हैं, अगर 23 नंबर 23 जिनसे वो फेल हुआ है, अगर ये मार्क्स आपको और मिल जाते तो आप पास हो जाते। और पास होने का मतलब है आपको वो आवश्यक अंक मिल जाते जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बच्चे 145 मिल चुके हैं, 23 और मिल जाते, इसका मतलब तुम्हें मिल जाते कितने? 5 और 3 8, 4 और 2 6 और ये 1, इतने नंबर मिलने चाहिए थे। और यही नंबर कट ऑफ है। कट ऑफ कितना है? 35% का है। बेटा, यही नंबर कट ऑफ है 35% का। आपको निकालना है 100%, क्योंकि आपको पूर्णांक पता करना है, और पूर्णांक किसी भी परीक्षा का 100% होता है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है। अब देखो बच्चे, मेरी बात सुनो। अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी, उन क्लासेस में 35 का ये वैल्यू है, 100 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई को भी कैसे छोटा कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई को भी कैसे छोटा करना है, आपको यहीं पे काटना है, यहीं पे काटना है। देखो, मैं पहले 5 के पाड़े से काटूंगा। 5 सत्ते 35 और 5 से कटा 120 बार, ऐसा। ठीक है, और 7 का पहाड़ा मैं इधर पढ़ूंगा। जब मैं 7 से इधर काटूंगा तो 7 दूना 14, बचा 2, 7 चौके 28। अब आपको दिख रहा है 20 का गुणा 24 में हो जाएगा। अगर 20 का गुणा 24 में हो जाएगा तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 480। 480 नंबर का पूर्णांक है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, सवाल बहुत आसान लेवल का है। लेकिन आपको बस समझना यह है कि चीजों को हमें प्लेस कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन में चीजों को समझना यही होता है कि क्वेश्चन कैसे प्लेस किया जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, 480 इस सवाल का आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी।
चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव वाला सवाल और अच्छा सवाल, चुनाव वाला सवाल और अच्छा सवाल देखना बेटे कैसे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध मिलते हैं और प्रतिद्वंदी को 34% वैध मिलते हैं। 21,000 वोटों से चुनाव हार गया है, जबकि वैध वोट जबकि बाकी जो वोट थे अवैध थे। जो बाकी वोट थे बेटा वो अवैध थे। तो सवाल हमसे कह रहा है कुल वोटों की संख्या बताओ। तो आप सभी को पता है कुल वोट हम कितने मान सकते हैं, 100%। अच्छा 100% में से तीन बातें हुई, 100% में से तीन बातें हुई। देखो बच्चे यहाँ पर गौर से समझिएगा, 100% में तीन बातें हुई है। क्या बात हुई? सबसे पहले हमसे कह रहा है कि इस 100% में से एक को मिल रहा है 48%, ओके, एक को मिल रहा है 34%, ओके भाई। अच्छा बताओ 48 इसे मिला है, 34 इसे मिला है, कुल वोट कितना हो गया, 82। अगर 82 होगा तो बाकी बचा 18% जो वोट इधर कहीं होगा। ये किसको मिला है समझो, ये मिला है जीतने वाले को, ये मिला है हारने वाले को। यही वोट जो बाकी बचे वोट है इनके बारे में आपसे कहा गया कि ये वोट कैसे हो गए हैं, ये वोट अवैध हो गए। ठीक है, ये वोट अवैध हो गए। हमसे कह रहा है जीतने वाला से, ये जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट है, ये हमारा हारने वाला डिफीटिंग कैंडिडेट है। जीतने वाला आदमी हारने वाले को 21,000 वोटों से चुनाव हरा देता है, या फिर कह रहा है प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिले और वो 21,000 वोटों से हार गया है। तो बच्चे यहां देखा जाए तो कितने वोट कम मिल रहे हैं इसे मिल रहे हैं 14% वोट कम, और यही 14% वोट जो है वो 21,000 के बराबर है। अगर आप गौर से देखें, अगर मैं 100 निकालूंगा कुल वोट निकल के आएंगे, लेकिन बेटा देखो 100 निकालने के लिए भी आपको यहां पर थोड़ी सी बात जो है वो समझनी होगी। कैसे? ये लिखा है 14 और ये लिखा है 21। अगर आप गौर से देखें 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। जब भी ये 2 और 3 का रेशियो बनाए, कभी भी ये बात समझिए, कैलकुलेशन में इस बात को ध्यान रखिए, जब भी 2 और 3 का रेशियो बनता है इसका मतलब आंसर आ जाता है 1.5 के टाइम्स में, 15 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा। तो बच्चे 3 0 2 0 यहां पर है, एक यहां चला जाएगा, 4 0 वाला आंसर आएगा 15 के आगे, 15 के आगे 4 0, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 उस वहां पर वोट डाले गए थे, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 1,50,000। देखो बच्चे ये बात को समझिए, जो मैंने ये कर डाला ये आप भी समझिएगा, क्योंकि ये 14 है, ये 21 है। 7 से काटेंगे तो ये 2 बार, 7 से काटेंगे ये 3 बार। इसका मतलब ये 2 और 3 का रेशियो बन रहा है। 2 और 3 का मतलब होता है 1.5 गुना। 2 और 3 का मतलब होता है 1.5 गुना, और जब भी नंबर 1.5 गुना होगा तो आपका आंसर 1.5 या 15 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, और किसी और का गुणा तो हो नहीं रहा है, एक का ही गुणा हो रहा है, मतलब 15 वाला ही आंसर आ जाएगा। और 15 वाला ऑप्शन मुझे एक दिख रहा है। ठीक है, 15 वाला ऑप्शन एक दिख रहा है। बात समझ आ गई? कुछ बात क्लियर हो रही है? मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, वो सारी बातें आप देखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। देखो क्या कर रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यहां पर छूट होना चाहिए, और बेचने पर उसे 20% का लाभ हो जाता है। छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 448 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक छोटी सी बात आप कहीं कोने में नोट कर लेना, मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, एक बात मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा, आप कहीं लिख लेना कि डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ हो, डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हो, कभी भी किसी दुकानदार को डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हो, तो बच्चे वहां पर सीपी और एमपी का रेशियो बन जाता है। कैसे बन जाता है सीपी एमपी का रेशियो? 100 माइनस डिस्काउंट, 1 मिनट, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाता है सीपीएमपी का रेशियो। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो बन जाता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। इस बात को तुमने कहीं कोने में नोट कर लेना है, लिख लेना भाई, क्योंकि ये जो बात है इस पर बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एक लाइन का ट्रिक है, एक लाइन का ट्रिक है भाई। कभी भी डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होगा तो सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। अगर मैं अपने सवाल पर आता हूं,
20% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ हो रहा है। अगर 20% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ होगा तो यहां से आपका सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20 माने 80, और 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का मतलब ये 120। यहां से अगर मैं इस 80 और 120 को काट देता हूं तो रेशियो बन जाएगा 2 और 3 मार्क प्राइस का। सीपी और एमपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हो जाएगा 2:3। जबकि सवाल में देखा जाए तो आपको क्रय मूल्य दिया जा रहा है। क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। 2 का जो वैल्यू है वो है 448। आपको निकालना है 3 का वैल्यू। देखो बच्चा, 2 से अगर मैं इधर की तरफ काटूंगा बेटा, अगर मैं 2 से इधर की तरफ काटूंगा तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 बार और ये 4 बार। 3 से गुणा करेंगे 6, 6 इधर से बन रहा 12 बन रहा है 672। ये सवाल का आंसर बन जाएगा 672। ऑप्शन ए सवाल का आंसर है। बिल्कुल भी इससे ज्यादा लाइनें खर्च मत करना, इससे ज्यादा लाइनें खर्च मत करना। आपका आंसर सेकंडों में, चुटकियों में निकल के आ जाता है। ये बात तुम नोट कर लेना। डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होगा तो सीपी और एमपी का रेशियो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस रेशियो से ही सवाल खत्म हो जाएगा और बहुत आपको डीप में नहीं जाना है। ज्यादा कोई 100 जैसी बातें आपको नहीं माननी है। ठीक है, फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। मतलब ये का मतलब है इस तरह का क्वेश्चन है ना। 91 रुपए में बेच रहे हैं, 30% का लाभ हो रहा है। मैं कह सकता हूं 91 में बेच रहे हैं, 30% का लाभ मतलब 130। बेचना कितने में है 78.75 में, कितना हानि होगा तो कितना हानि या लाभ होगा। यहां ऑब्लिक नहीं लगा, लगा होना चाहिए। ठीक है, 78.75 में बेचना है, कितना लाभ या हानि होगा। देखो बच्चा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे बताओ ये 13 है, इसे काटेगा 7 बार, बोलो भाई, और 7 से नीचे की तरफ कटेगा भाई। ये 10 बार कट गया, मैंने 13 से काटा था, तो 7 से नीचे काटेगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तियां 21। पूरा पूरा नहीं कट रहा क्या। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 छक्का 42। अरे कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, 1 मिनट। 7 एकम 7, ये तो बात खत्म ही हो गई। इसमें आएगा 7 एकम 7 बचा 1, और फिर यहाँ पर 75 है ना। ओके, फिर यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 17। 17 का मतलब हो जाएगा 7 दूना 14 बचा 3, 35 हो गया। 7 पंजे 35। हाँ कट रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा मुझे बताओ, जब ये ऐसे क्रॉस होकर जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 112.5। मुझे बताओ ये क्या निकल के आएगा भाई, ये निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। और आपको पता है कि अगर ये सेलिंग प्राइस हो गया भाई, अगर ये सेलिंग प्राइस है बच्चा, तो क्या ये 100 प्लस 12.5 ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है सेलिंग प्राइस में ये हो जाता है सीपी और ये हो जाता है प्रॉफिट। सवाल पूछ रहा है कितना लाभ होगा, तो हम कहेंगे 12.5 का लाभ होगा। 12.5 का लाभ होगा। 12.5 का लाभ अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 12.5% का लाभ और तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये आप एक लाइन में इस तरह से बातें लगा सकते हैं, एक लाइन में इस तरह से बातें लगा सकते हैं और बहुत आसान जैसी बात बनेगी, कोई टफ बात जैसी बात नहीं है ना। यहां पर प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, ये बात गलत लिखी है। यहां पे प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये आसान सवाल, इस तरह के सवाल बहुत सारे करवाए हैं। अच्छा, ये आपका पुराना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया है, इस वीडियो में दोबारा से करा देता हूं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, सवाल के बोल रहा है पी ने क्यू को कोई सामान बेचा है 20% हानि पर। इसका मतलब पी का अगर सामान 100 रुपए का होगा तो इसने क्यू को बेच दिया होगा 20% हानि माने 80 पर, ऐसा बोल रहे हो। अच्छा, फिर क्यू ने इसे आर को बेच दिया है इस मूल्य पर जिससे पी को 8% का लाभ होगा। बेचा तो क्यू ने है आर को, बेचा क्यू ने है आर को, लेकिन इस मूल्य पर बेचा है कि पी को 8% का लाभ हो। पी 100 रुपए का सामान है, 8% का लाभ मतलब 108 का बेच दिया है। अभी हमसे कह रहा है क्यू को एक्चुअल में लाभ कितने परसेंट का हुआ है। क्यू ने 80 रुपए का सामान 108 का बेच दिया है, मतलब 28 रुपए का लाभ लिया है 80 पर कितने परसेंट, है ना।
यहाँ मैं 20 के टेबल से काट रहा हूँ। पहले मैं 20 के टेबल से काट देता हूँ, तो ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। 4 ऊपर की तरफ काटेगा 7 बार और आंसर आ जाएगा 35% का प्रॉफिट लिया है। 35% का प्रॉफिट, ये बन जाएगी तुम्हारी बात। ठीक है, इस तरह का छोड़ो, यही सवाल मैंने ये सवाल एक्चुअली रिपीट किया है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी लगा चुका हूं या दे चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो को देखिए, उसमें मैंने अच्छे समझाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको थोड़ा जल्दी से बता दिया, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यही पर्टिकुलर सवाल मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। ओके भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, ये एक ठीक ठाक सा सवाल है। कई सारे बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज करेंगे या कई सारे बच्चे इसको पूरा लगाने से हिचकिचाएंगे। तो बेटा देखो, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर आप सवाल को ठीक से देखें तो 9500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की दर से ब्याज निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि। लेकिन जो ब्याज है उसके बारे में एक बात कही गई है, ब्याज के बारे में एक बात कही गई, ब्याज आपको लेना है अर्धवार्षिक। ओके, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक सही मान आपको बता देना है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, आगे वाली बात छोड़ देनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको पूरा नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट लेकर जाना है और लगभग में आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो उसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत पास में नहीं होंगे। जब भी सवाल इस तरह से बात लिखेगा ना, करेक्ट अप टू 2 और डेसिमल प्लेसेस, तो जब भी इस तरह की बात बोले जाएगा तो सवाल कभी भी आपको ऑप्शन बहुत पास क्लोज नहीं देगा, थोड़ी दूरी पर ऑप्शन देगा, ऑप्शन में थोड़ी डिस्टेंस बनी रहेगी। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम अप्रॉक्सीमेट तरीके से लगा देंगे। कैसे भाई, आपसे सवाल में साफ कहा गया अर्धवार्षिक रूप से ले रहे हैं। अगर आप अर्धवार्षिक रूप से लोगे तो 2 वर्ष का मतलब होगा कितनी बार, 4 बार। 2 वर्ष का मतलब हो जाएगा 4 बार, और ये 8% का आप अर्धवार्षिक कर देंगे तो हो जाएगा 4%। यही मतलब होगा भाई, समझो। 2 वर्ष में ब्याज आपको मिलेगा, तो 2 वर्ष में ब्याज लोगे अगर आप 6 महीने में लोगे। ध्यान दो, अर्धवार्षिक ले रहे होगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% का आधा हो जाएगा, 4%। लेकिन अगर आप समय हमें दिया है 2 वर्ष, इस समय 2 वर्ष को अगर आप 6 महीने में तोड़े तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा भाई, 4 बार ब्याज मिलेगा, 4 बार, है ना। तो आपको बस यही करना है, आपको क्या करना है, स्ट्रिप बना देनी है। 9500 रुपए की 4 स्ट्रिप में आपको सवाल लगा के देना है। 4 स्ट्रिप में सवाल लगा के देना है। कैसे लगेगा देखो, मैं आपको सिखाता हूं। आप मुझे बताओ ब्याज कितना लेना है, 4%, और 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25, ऐसे ही होता है। समझो, आपको पहले साल 9500 का 1/25 ब्याज ले लेना है। 9500 का 1/25 निकालना आता है, नहीं आता तो बेटा सीख लो, मैंने आपको सिखाया भी है। जब भी 25 का भाग लगाओगे, किसी भी चीज में 25 का भाग लगाना हो तो 2 जीरो उड़ाओ, 4 का गुणा कर दो। देखो मैं गुणा कर देता हूँ, 4 पंजे 20, 4 नंबर 36, 2 38। इसका मतलब पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 380 का मिलेगा। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, 9500 में 25 का भाग लगा दिया है। अगर आपको सीधा भाग करना पसंद है तो सीधे लगा सकते हो, वरना मैंने आपको सिखाया हुआ है जब भी 25 का भाग लगाना हो किसी भी नंबर में तो 2 जीरो उड़ा के 4 का गुणा कर देते हैं, 25 का भाग गुणा हो जाता है। ऐसे ही अगले साल अगर देखा जाए तो इतना ब्याज आपको और मिलेगा, 380। अगले साल भी 380 मिलेगा और उसके अगले साल भी 380, तो कंफर्म है, ये वाले ब्याज कंफर्म है। अच्छा, फिर आपको एक और बात पता है कि सर जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो कुछ हमें एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा। एक्स्ट्रा कहां पर मिलेगा, एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा यहां पर। यहां जो ब्याज मिलने वाला है बेटा, यहां जो ब्याज मिलने वाला है, मुझे एक बात बताओ, आपको 380 तो ये मिल गया ऊपर वाले पैसे पर, अब 380 का 25%, बेटा 380 का 25% निकालोगे तो देखो बच्चे, 2 जीरो कम करने का मतलब यहां पॉइंट लगा देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 4 अट्ठे 32 का 2 हो जाएगा, 4 3 12 3 15, 15.2 का ब्याज आपको यहां मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दो, जब यहां आपको ब्याज मिलेगा इस जगह पर, तो इस जगह जो ब्याज मिलेगा वो 380 का 15.2, इसका भी 15.2, मतलब 30.4, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और यहां जो ब्याज आपको मिलेगा वो इसका 15.2, 15.2, 15.2, मतलब यहां ब्याज मिलेगा 45.6, ऐसा मिलेगा।
अच्छा, अब इसके आगे मत करना, इतना ही करना। और जरा मुझे बताओ, अगर आप कह रहे हो कि ब्याज आपको दशमलव में आने लगा आगे और आपका आंसर दशमलव में आने वाला है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए आप गलत कर दो, क्योंकि दशमलव में नहीं लिखा है। ऑप्शन ए दशमलव में नहीं लिखा है, पहली बात तो ये गलत कर दो। अब आप जरा इतने को जोड़कर देखें, इतने को जोड़कर, अगर मैं इतने को ही जोड़ दो, इधर वाला जोड़ देता हूं, अगर मैं इतने को ही जोड़ कर देख लेता हूं, मैं इतना जोड़ा, इतना तो 0, 4 बार 8 आ रहा है तो 32 का 2, फिर ये आ रहा है 12, 12 3 15, 1520 तो यहां से आ गया, प्लस ये भी जोड़ दीजिए जरा, पॉइंट वाली बात चलो जोड़ देना, 6 4 10 2 12 की 2 1 हासिल लग रहा है बेटा। अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं, 5 5 10 1 11, और यहां से 4 3 7 1 8, ऐसा है ना। 8 1 9 9 आएगा ना, क्योंकि यहां से कैरी भी आएगा तो 8 1 9 आ जाएगा। बच्चा अगर मैं जोड़ता हूं तो 0.2 तो बाहर ही रह जाएगा, पहली बात तो ये हो जाएगा 1 9 2 11, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 6 और 1 1611। देखो यहीं तक आ गया, यहां से आ गया 1611। अच्छा, लेकिन जब आप आगे बढ़ाओगे तो आगे यहां भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसके आगे और इंटरेस्ट मिलेगा, इसके आगे और इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो कहानी होती है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो 1611 यही तक आ गया, इसके आगे बढ़ोगे तो 1611 ज्यादा आ जाएगा, और 1611 से जो ज्यादा आपको ऑप्शन दिख रहा है वो सिर्फ एक ही है। इन ऑप्शंस को हम आंसर नहीं लगा सकते, इन ऑप्शंस को आंसर नहीं लगा सकते। ऑप्शन सेकंड सवाल का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का आंसर, देखो इसको इतना ही लगा ना, इसके आगे मत बढ़ जाना। अगर आप पूरा लगाने बैठ गए ना, यहां वाला ब्याज निकाला, फिर ये भी निकाला, फिर ये भी निकाला, फिर सबको जोड़ रहे हैं, तो आप बहुत टाइम लेके जाओगे। आपको बहुत टाइम में लेना है। मैंने कहा ना शुरुआत में ही, जब सवाल में आपसे लगभग पूछ रहा है तो हम भी लगभग में ही बताएंगे। सवाल लगभग पूछ रहा है तो हम लगभग में ही क्यों ना निकाल लें, और लगभग में हमने इतना ही निकाल के जब जोड़ के देखा तो बात ये वाली बन गई, है ना। इस बात को समझिएगा। पहले जो ये तो साहब आपको पता ही कैसे निकलना है, ये ब्याज इस पर मिला, ये ब्याज इन दोनों पे मिल रहा है, ये ब्याज इन तीनों पे मिल रहा है, इतना ही जोड़ के देखा तो 1611 आ रहा है। मतलब आंसर 1611 से ज्यादा वाला लगेगा। 1611 से ज्यादा एक ऑप्शन दिख रहा है 1613। यही आंसर ठीक कर देना, बहुत ज्यादा डीप में सोचना मत, बहुत ज्यादा हैक्टिक मत हो जाना। क्लियर है भाई? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है भाई, एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा है, देख लो जरा क्या लिख रहा है। हमसे लिख रहा है भाई कि 50,000 रुपए की धनराशि है, 4 वर्ष में 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, लेकिन तुरंत यही धनराशि दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष को उधार दे दी गई। देखो देखो बच्चे, यहां पर भी 3 वर्ष है, साधारण ब्याज है, यहां पे इतने %, यहां भी 3 वर्ष है, वो भी साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यहां पर जो पैसा उधार दिया जा रहा है, पहली बात तो सब साधारण ब्याज पे है, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर ये है कि आपका जो समय है वो दोनों ही बार सेम है, 3 वर्ष 3 वर्ष, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है 4%, यहां पे कितना मिल रहा है 6/4%, और आपको जो पैसा पूछा गया है वो प्रतिवर्ष लाभ पूछा गया है। अच्छा बताओ, आपने 50,000 रुपए किसी से लिया 4% पर, आपने वही पैसा किसी और को दे दिया 6 से 1/4% पर हर सालाना, तो मुझे बताओ आपका जो पैसा बच जाएगा वो इन दोनों का डिफरेंस बच जाएगा 2 से 1/4%। जो 2 से 1/4% पैसा है, यही पैसा आपका बचेगा हर साल। तो सवाल आपसे यही पूछ रहा है, बताओ प्रति वर्ष कितना रुपए का लाभ होगा। तो बच्चा 4% और 6 सही 1/4%, कितने का डिफरेंस आ जाएगा 2 सही 1/4%। इसको अगर मैं ठीक से लिखूंगा 4 2 6 4 दूना 8 1 9/4%। तो जो रुपया आपका है ना बेटा 50,000, इस 50,000 रुपए का 9/4% बना दीजिए। 50,000 रुपए का 9/4% बना देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। जैसे मैं काट दूं 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 25 बार जाएगा। 9 पंचे 45 गुणा 25 करोगे तो 1125 इस सवाल का आंसर चमक जाएगा। 1125 इस सवाल का आंसर चमक गया। देख लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इतना सही सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा हैक्टिक मत हो जाना। सवाल लिखा केवल बहुत लंबी तरीके से है, क्वेश्चन लिखा बहुत ज्यादा तरीके से, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है भाई। आपको 3 बातों पे गौर करना है।
पहले जो ब्याज दिया गया है वो 4%, फिर जो ब्याज दिया गया है वो 6/4%, और जो निकालना है वो प्रति वर्ष एक ही वर्ष का निकालना है। तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग करते क्या थे, आर और टी गुणा करते थे, पर हमने इस बार गुणा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपको जो पैसा आया जो बताना है वो प्रति वर्ष एक वर्ष का ही बताना है, पर हम इसलिए 3 से गुणा करते वो 3 वर्ष का हो जाएगा बेटा। 3 से गुणा करोगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा, बताना आपको एक ही वर्ष का है। तो मैंने इसीलिए सीधे सीधे डिफरेंस करा दिया, सीधे सीधे घटा दिया, और घटाने पर जो डिफरेंस आया उतना ही आपको लाभ हो जाएगा इस साल। तो 50,000 का 9/4% निकाल देंगे, बात बन गई, और तुम्हारा यही आंसर है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा देते हैं भाई। बढ़िया सा सुंदर सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा है। क्या लिख रहा है? ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी इतने इतने रुपए खर्च कर डालते हैं तो उनकी बचत 3:4 में हो जाती है। इस तरह का सवाल आपको लास्ट वीडियो में भी एक लगवाया गया, उसी टाइप का ये सवाल है भाई। ए और बी के बारे में बताया गया है। ए और बी की जो आय है, ए और बी की आय 5:8 के अनुपात में है। इनका जो सेविंग है, सेविंग का देखो लास्ट में दिया होगा, सेविंग का रेशियो है 3:4। हमसे कह ये रहा है इनकी जो बचत जो खर्चा हो रहा है, ए खर्च कर रहा है 36,000, ए बेटा खर्च कर रहा है 36,000, और बी खर्च कर रहा है 60,000। ये आपको नीचे लिखवाना है। और याद करो हमने आपको क्या सिखाया कि आपको ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है। ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए। 5 चौके 20, 8 या 24, डिफरेंस आया 4 का। बराबर लगा दो बेटा, बराबर लगा दो। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 0 से 3 0 मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे ही 3 0 मैं ऐसे ही डिफरेंस में लिख दे रहा हूं, क्योंकि 3 0 तो वैसे ही भी आने वाले हैं। ठीक है, अब आप बताओ 36 चौके 144, 60 तिया 180, ये हो गया 180, ये हो गया 144। तो बेटा 180 में से 144 जाएगा, मेरे ख्याल से बचेगा 36। हाँ 36,000। 4 का वैल्यू 36,000, 1 का वैल्यू हो गया 9,000। अगर 1 बराबर बेटा हो जाता है 9,000, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बी की बचत कितनी है। तो बेटा बी की बचत के लिए 4 मत निकाल देना, ऐसा मत करना। आपने क्या करना हो, यहां से बी की पहले इनकम निकालनी होगी। बी की इनकम 8 है, 8 का मतलब हो गया 72,000। 1 का मतलब 9,000, तो 8 का मतलब 9 × 72,000, मतलब बी ने कमाया 72,000 है। यहां से करिएगा, बी ने कमाया 72,000, खर्चा 60,000 किया, तो बचाया कितना भाई? 12,000। देखो ऐसे करेंगे, बी ने, देखो बच्चे यहां से एक बात ध्यान रखें, कई सारे बच्चे ये गलतियां करेंगे कि 1 बराबर 9,000 आया, सवाल ने बचत पूछा तो सीधा 4 निकालेंगे। ना भाई, ये जो रेशियो निकलते हैं वो सब ऊपर वाले के बारे में है, नीचे वाले 4R के बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर 1 बराबर 9,000 आया है, बचत पूछा है, तो बचत निकालने के लिए पहले आपको इनकम निकालना होगा। इनकम में से खर्चा घटाओगे तो बचत निकाल आएगा ना। अब बताओ 72,000 रुपए उसने कमाए हैं, 60,000 रुपए खर्चा कर दिए, तो बचाए कितने होंगे भाई? बचाए होंगे 12,000। बी की जो बचत है वो 12,000 है। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का लगा देना सही। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का सही आंसर लगा सकते हो। और ये जो मेथड है, ये मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक सवाल ऐसा दिया था, उसमें भी मैंने ऐसी मेथड लगाया था कि ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और बात बन जाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये मेथड पहले ही सिखा चुका हूं। आप एक बार देख लेना, अगर आपको ठीक लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो बेटा वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? ए और बी में अम्ल और जल है। अम्ल और जल का जो अनुपात है वो ये और ये है। अगर विलयन ए का 4 लीटर, विलयन बी का 5 लीटर मिला दिया जाता है तो मिश्रण में अम्ल और जल क्या हो जाएगा? फाइनल मिश्रण जो बनेगा उसमें एसिड और वाटर का क्या रेशियो हो जाएगा भाई? तो देखो इसमें बहुत आसान है भाई, इसमें कुछ खास काम तो मैं नहीं करना है। मैं थोड़ा सा सवाल छोटा कर देता हूं, है ना, ताकि हमें जगह मिल जाए क्वेश्चन को लगाने के लिए, थोड़ी जगह मिल जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई आपके लिए। ये देखिए, ए और बी में अम्ल और जल 4 और 3 में है। लिख लो भाई यहां से,
एसिड एंड वाटर कितना में है भाई, 4:3 में है। किस में है, विलियन ए में, विलियन ए में, ठीक है। विलियन बी जो है इसमें एसिड एंड वाटर जो है बेटा वो 9:5 में है, 9:5 में है, ऐसे लिखवा दो आप, ठीक है। इन दोनों को मिलाया गया। अच्छा मिलाया कैसे गया है, ए का 4 लीटर और बी का 5 लीटर। ए का 4, देखो बच्चे यहाँ पर दो तरह के सवाल आते हैं। जब एग्जाम में आपके सामने सवाल आएगा तो क्वेश्चन दो तरीके का आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दोनों की इक्वल मात्राएं मिला दो, पर इस सवाल में देखो दोनों की इक्वल मात्राएं नहीं मिलाई गई, एक बराबर अलग अलग मिलाई गई। ए का 4 लीटर बी का 5 लीटर मिलाया गया। जब ये ए का 4 और बी का 5 मिलाएगा तो सबसे पहला काम करना होगा टोटल क्वांटिटी को बराबर कर लो। कैसे, आप बताओ, यहां पे एसिड 4 है, वाटर 7 है, कुल मिश्रण कितना हो रहा है, मिश्रण हो रहा है 7, सॉरी हाँ 4 3 7 हो जा रहा है। अच्छा बताओ यहां पे 9 और 5 14 हो जा रहा है, जबकि आपको पता है मिलाना आपको ऊपर वाले का 4 है, नीचे वाले का 5 है, मतलब ये आपको 4:5 के रेशियो में होने चाहिए, पर है तो 7 और 14 1:2 के अनुपात में। तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला काम होगा इनकी क्वांटिटीज को बराबर करें। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए मैंने ऊपर 2 से गुणा करवाया, हो गई बराबर क्वांटिटी। और जैसे ही क्वांटिटी बराबर हो गई, 14 और 14 बराबर हो गई। जैसी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, ऊपर वाले का मिलाना है तुम्हें 4 लीटर तो इसमें 4 से गुणा करा दो, नीचे से मिलाना है बेटा 5 तो नीचे में 5 का गुणा करा दो, ठीक है। और देखो बच्चे, अब जब तुम यहां गुणा करोगे तो यहां 7 में कुल मिला के कितना गुणा कर दिया तुमने, 4 दूना 8 का। जब तुमने यहां पर 4 दूना 8 से गुणा कर दिया तो ये पूरा का पूरा गुणा अंदर भी हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 का गुणा करोगे अंदर, 8 चौके ये हो जाएगा 32, यहां पर हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। 5 से भी अंदर गुणा हो जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा 45, और 5 से गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा 25। अब आपने बस एसिड एसिड वाटर वाटर प्लस कर देना है। आप बताओ 49 और 25 बेटा कितना हुआ, 49, सॉरी 24 और 25 हो गया 49। यहां अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 7 और 7 77, ठीक है। आप ये बन जाता है आपका फाइनल परसेंटेज या फाइनल रेशियो। जो फाइनल मिश्रण बनेगा उस फाइनल मिश्रण में एसिड एंड वाटर इस रेशियो में आएगा। अगर मैं इसे 11 के टेबल से, सॉरी 7 के टेबल से उड़ाता हूं तो जाएगा 11:7, मतलब जो मिश्रण बनेगा फाइनल उसमें 11:7 के अनुपात में मिश्रण होगा, और यही तुम्हारा आंसर है। एक बात, इस बात को समझिएगा भाई, अगर सवाल ने आपसे कहा होता, ध्यान से समझना क्या कहा होता, अगर क्वेश्चन ने हमसे कहा होता दोनों की इक्वल मात्राएं मिलाओ, तो हम ये एक्स्ट्रा 4 5 का गुणा नहीं करते, सिर्फ दोनों को इक्वल करते। इक्वल करने में जो गुणा किया वो अंदर करवा देते। लेकिन सवाल ने हमसे एक और बात कह दी कि इसका 4 लीटर, इसका ऊपर वाले का 4 लीटर और नीचे वाले का 5 लीटर मिलाओ, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा और गुणा करवा दिए, ठीक है। और जितना भी यहां पर एक्स्ट्रा गुणा होगा वो अंदर गुणा जरूर हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाले का अंदर मल्टीप्लाई कराया, इसका भी मल्टीप्लाई कराया, और फिर एसिड एसिड वाटर वाटर प्लस कर दिया, और आपकी बात बन गई। फाइनल परसेंटेज इस चीज का बनेगा, फाइनल परसेंटेज ऐसा बनेगा। ओके, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, इस बात की उम्मीद कर रहा हूं। आगे सवाल पे चलते हैं। देखो ये जो सवाल है, ये इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, इक्वेशन बना देते हैं और उसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, और बड़ा खतरनाक सा हो जाता है। पर मैं आपको इस सवाल का एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाता हूं। देखो पहले क्या, मैं आपको ट्रिक ही सिखा देता हूं। क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने पर समय जो है वो 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो धारा की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोटर वोट की चाल बताओ। मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चा, क्या मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर मोटर वोट की चाल u है और धारा का वेग v का वैल्यू 4 दिया है, तो जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारी चाल माइनस हो जाती है u माइनस v, या हम कह सकते हैं u माइनस 4, क्योंकि आपकी जो चाल है वो तो 4 ही है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जब आप धारा के दिशा में जाओगे तो चाल हमारी प्लस हो जाएगी u प्लस 4, कह सकते हो कि नहीं, u प्लस 4। बच्चे बात पकड़ आ रही है, फिर समझिएगा। ये नाव की चाल, ये धारा का वेग। जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल हमारी हो जाती है माइनस, क्योंकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, u माइनस 4।
जब हम धारा के अनुकूल चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे, तो हम तो u से चल रहे हैं, धारा भी चल रही 4 से, मतलब हमारी चाल हो जाएगी u+4। जब हम पहली बार गए तो हमारी चाल ये थी, फिर दोबारा गए तो चाल ये थी। तो जरा मुझे बताओ दोनों ही चालों में फर्क कितना आया? तो क्या मैं नहीं कह रहा हूं दोनों ही चालों में ये 4 कम है u से, ये वाली u से 4 कम है, ये वाली u से 4 ज्यादा, तो दोनों ही चालों में 8 का फर्क है। कह सकते हो कि नहीं? इस बात को ध्यान देना, दोनों ही चालों में कितने का फर्क आ रहा है। यहां पर आपको जब भी सवाल ऐसा होगा तो चाल में फर्क आया 8 का, लेकिन समय में कितना फर्क आया? समय में फर्क आया 1 घंटे का। जो आपका समय, जो टाइम है, उसमें जो डिफरेंस आया वो 1 घंटे का डिफरेंस आया। समझना, ये बात आपको पकड़नी है सवाल के अंदर। चाल में कितना फर्क आ रहा है, समय में कितना फर्क आ रहा है। चाल में फर्क आता है 8 का, समय में फर्क आता है 1 का। चाल में फर्क कैसे आ रहा है भाई, इस बात को फिर से एक बार समझो। आपकी चाल तो u है, लेकिन जब आप जाते हो धारा के विपरीत तो आपकी चाल, जो धारा की चाल है, वो हो जाती है माइनस चाल, u-v 4 हो गई। लेकिन जब धारा के विपरीत नहीं, धारा के अनुकूल जाओगे तो आपकी तो u चाल है, लेकिन 4 धारा की भी चाल, तो ये भी आपको प्लस करनी होगी। इन दोनों में कितने का फर्क है? तो इन दोनों में 8 का फर्क आ रहा है। इन दोनों में 8 का फर्क आ रहा है भाई, है ना। अब जरा मुझे एक बात सोच कर बताओ कि बच्चा यहां 8, यहां 1 ऐसे लिखवाना है। ध्यान से समझना, मैं कहने का वाला हूं, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में निकल आएगा, नहीं तो आप इक्वेशन बनाते रह जाओगे और सवाल बहुत टफ हो जाएगा। करना क्या है, यहां 8 का डिफरेंस है, यहां 1 का डिफरेंस है। आपको 8-8 के डिफरेंस पर नंबर बढ़ाने हैं, यहां 1 के डिफरेंस पर नंबर बढ़ाने हैं। समझ लो, 8 का डबल कितना हुआ? 16। 1 का डबल हो गया 2, और ऐसे करने के बाद आपको क्रॉस कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक कराना है जब तक वो आपकी इक्वल डिस्टेंस जो चली जा रही वो ना निकल के आए। डिस्टेंस कितनी बार चली जा रही बेटा? 48 किलोमीटर। अगर ये 48 किलोमीटर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम क्रॉस कराएंगे। बताओ, यहां से क्रॉस करने पर 16 1 कम 16, 8 दूना 16, निकल रहा है 48? नहीं निकल रहा है। एक बार और बेटा 8 का डिफरेंस पढ़ाओ। 8 के डिफरेंस पे 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 2 का डबल, 2 में 1 जोड़ेंगे, डबल मत करना बेटा, यहां 1 है तो 1 का ही डिफरेंस लाना 3। और अब जब हम क्रॉस कराएंगे बेटा, जैसे ही मैंने यहां पर क्रॉस कर 16 दिया 48, 24 दूना 48, मिल गई चाल। इसका मतलब यही वो चाल है जो विपरीत वाली है बेटा, यही चाल है जो विपरीत वाली है। कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे, 16 की चाल। और यही चाल है बेटा अनुकूल वाली, ये वाली जो चाल है, ये चाल है आपकी अनुकूल वाली, ऐसा। अच्छा बताओ, इसमें से विपरीत वाली चाल कौन सी? ये वाली है। विपरीत वाली चाल ये है, और इसी का मान निकल आया 16, या फिर हम कह सकते हैं इसका मान निकल के आ गया है 24। ये देखो, u+4 का मान 16 है। अगर u-4 का मान 16 है तो u का मान क्या हो जाएगा भाई? 20। आपका आंसर, या मैं उधर से ले जाऊं उस वाले से, तो u+4 का वैल्यू 24 है, तो u का वैल्यू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तब भी आंसर क्या आ जाएगा? 20। दोनों में से कोई भी तरीका लगा दोगे, बात बन जाएगी, सेकंडों में सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी बहुत टफ तरीके से इक्वेशन बना के मत करिएगा, आप इस मेरे तरीके से करिएगा, क्वेश्चन के जवाब फटाफट निकल आएंगे। इक्वेशन बना के बच्चे पता कैसे करते हैं? वो ऐसे करेंगे, 48 किलोमीटर पहले विपरीत गए तो x-4 की चाल से, फिर 48 किलोमीटर x+4 की चाल से, और दोनों को जो घटाया तो वो 1 घंटे का फर्क आया। यहां से सॉल्व करोगे, x का वैल्यू आएगा, ठीक है आंसर 20 ही आएगा, लेकिन काफी टफ है। देखो जरा, आप एलसीएम लोगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण बन जाएगा तो सॉल्व करना और खतरनाक हो जाएगा, फिर आपका मन करेगा कि ना सॉल्व करें। इसलिए इस मेथड को आपको नहीं एंटरटेन करना है, आपको इस मेथड लगाना है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला मेथड लगाओगे आपका क्वेश्चन चुटकियों में, सेकंडों में बन जाएगा बेटा, फटाफट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको हर बार डबल नहीं करना है, या 8-8 के डिफरेंस से बढ़ाना या 1-1 के डिफरेंस से बढ़ाना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना तब तक जब तक हमारी दूरी ना निकल आए 48 किलोमीटर, तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ आई होगी। सबको बात क्लियर हुई यहां तक, है ना? सबको बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत ही आसान सवाल है भाई। या तो कह रहा है ए और बी एक ही दिशा में जा रहा है 80 और 100 की चाल से, जबकि ए जो है वो बी से 30 मिनट पहले निकल जाता है। अच्छा बताओ ए की चाल क्या है? ए की चाल है 80। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में ए की चाल है 80। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे माने 30 मिनट में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। ध्यान समझो, ये एक पॉइंट है। यहां से दो लड़के निकलते हैं, ए भी यहां से निकलता है और बी भी यहां से निकलता है। अच्छा, ए निकलता है आधे घंटे पहले। ए चलता है 80 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? 40 किलोमीटर। इसका मतलब जब बी निकल रहा होगा तो ए 40 किलोमीटर आगे होगा। जब बी निकला तो ए 40 किलोमीटर आगे पहुंच चुका था और ए की चाल थी 80 kmph और बी की चाल थी 100 kmph। बी की चाल थी बेटा 100, फिर से लिख रहा हूं 3 बार, kmph। ये समझिए, ए की चाल है 80, बी की चाल है 100, बीच में डिफरेंस है 40। ये रिलेटिव स्पीड का सवाल है। चालों घटा दीजिए और दूरी में भाग लगा दीजिए। बेटा चालों घटाया तो 20, 40 में कर देंगे भाग। 40 में 20 का डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 2 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। 2 घंटे में दोनों मिलेंगे। सवाल ने यही पूछा है, आपका आंसर हो गया सेकंड। आंसर हो गया सेकंड। यही सवाल का आंसर बना है भाई, है ना? सबको बात क्लियर हो गई? एकदम आसान सवाल था, रिलेटिव स्पीड का सवाल था, सापेक्षिक चाल का सवाल है। ये 80 जा रहा है, वो 100 से पीछे आ रहा है, 40 दूरी कवर करनी है, तो चालों को घटाना, दूरी में भाग लगा देना। चालों को घटाइए, दूरी में भाग लगा दीजिए और तुम्हारा आंसर चमक जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बेहतरीन सुंदर सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। जैसा कि आपको पता ही है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का जरूर आएगा। ठीक है, ये पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। क्या लिख रहा है? 2 पाइप एक टैंक को 12 घंटे 15 घंटे में भरते हैं, तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टैंक कितने भरेगा? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लगा लो। ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, और सी जो है वो खाली करने वाला नल है 24 घंटे में खाली कर रहा है भाई। तो आपने, अच्छा आपको पता है सी खाली करने वाला, तो सी को माइनस लगा लेना, ऊपर लगा लो नीचे लगाओ कहीं भी माइनस लगा लो। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सी खाली करने वाला नल है। अच्छा फिर क्या करोगे? फिर हम लेंगे थोड़ी सी जगह बनाएंगे बेटा, फिर हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे और ऐसे करेंगे सवाल को छोटा, और छोटा करने के बाद यहां चिपका देंगे। इधर देखो, इन तीनों का आपने लगा लिया होगा एलसीएम, तो 120 आ रहा है। 120 की टंकी मान लेते हैं, 120 की टंकी मान लेते हैं। आप जरा बताओ, इस टंकी को भरने जब ये वाला पाइप जाता तो 12 घंटे में 120 भर देता है। 12 घंटे में 120 भरता है, इसका मतलब हर घंटे में कितना भरता है? 10 भरता है। ये 15 घंटे में 120 भरता है तो हर घंटे में 8 भरता होगा। ये 24 घंटे में 120 भरता है, मतलब हर घंटे में 5 भरता होगा। सॉरी, जो पाइप सी है वो भरता नहीं है, वो खाली करता है, मतलब ये माइनस का काम करता है, -5 करता है। अच्छा बताओ क्या बोल रहा है? अगर हमने तीनों को एक साथ चला दिया, तीनों को एक साथ चलाने का मतलब हो गया ए 10 भरेगा, बी 8 भरेगा और ये 5 खाली करेगा, है ना? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से आएगा, तीनों मिलकर 1 घंटे में 13 भरते हैं। तीनों मिलकर 1 घंटे में 13 भरते हैं। भरना तुम्हें 120 है, 13 का कर दीजिए डिवाइड, तो यहां से आएगा 13 9 117, तो 9 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। बच रहा है 3/13, 3/13। इसको मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करा के, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है बेटा, 60 से गुणा कराओगे मिनट बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा आंसर जो देगा वो आपका आंसर देखो यहां से आ जाएगा, 9 घंटे तो पूरा पूरा आ रहा है। बाकी आप 180 में 13 का भाग लगा देंगे तो बेटा, अच्छा ये देखो आंसर बहुत क्लोज दिए हैं, 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट, तो 180 में 13 का भाग लगाइए जरा, कितनी बार लगभग में जाएगा? 13 एक कम 13 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच रहा है 5। 13 चौके 52 तो जाएगा नहीं, 13 तिया 39 में जाएगा, तो 13 मिनट वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लगभग में 13 मिनट वाला हम आंसर दे देंगे। ठीक है, 9 घंटे 13 मिनट वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लगभग में आंसर बताना था, पॉइंट के आगे वाली बात नहीं करनी थी। लेकिन अगर मैं और गौर से देखूं, नियरेस्ट इन आवर्स एंड टू द नियरेस्ट मिनट, तो भैया नियरेस्ट अगर लगाओगे, देखो 13 चौके 52 हो रहा है, ये 50 है, 13 चौके 52 होता तो आंसर 13 मत लगाओ,
हाँ 13 मत लगाओ क्योंकि 13 बात गड़बड़ हो जाएगी भाई। फिर समझिए जरा, जब मैं डिवाइड करूंगा तो 13 वन जा 13 बचा 5, ये 50 हो गया, और 13 चौके 52 बहुत क्लोज है, जबकि 13 तेरे 39 काफी दूर है, तो 13 चौके बार कराएंगे लगभग में यहां सर हम लोग 9 घंटे 14 मिनट आंसर लगाएंगे। 13 मिनट मत लगाना भाई, आपको यहां पर आंसर लगाना होगा सी, ऑप्शन बी नहीं लगेगा, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर लगेगा, क्योंकि सवाल ने कहा है निकटतम मिनटों में बताओ, जो मिनट निकट वाला हो तो वो अलग बता दो, तो आपको निकटतम में 14 मिनट मिल जाएगा। क्लियर है ना? सही है, यहां तक बात हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक और सवाल देखो, ये भी टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, बढ़िया सुंदर सा। एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, सी उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, इसके बाद बी के स्थान पर सी काम पर लग जाता है, और ए और सी अगले 4 दिन में पूरा काम कर डालते हैं। समझो भाई, कोई नहीं, हम एलसीएम ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले जगह बनाता हूं, सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे करके, है ना? अब ठीक है, सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में करेगा, तो भाई ए करेगा 12 दिनों में, बी करेगा 18 दिनों में। अगर मैं एलसीएम लगाऊं तो काम हो जाएगा तुम्हारा 36, काम हो जाएगा 36। अच्छा, काम 36 होने का मतलब है कि ए ने ये 36 काम 12 दिन में किया है तो ए एक दिन में 3 करेगा, बी ने ये 36 काम 18 दिन में किया है, बी एक दिन में 2 करेगा। एलसीएम आपने लगा दिया, ये वनडे वर्क आ गया। कह रहा है इन्होंने 4 दिनों तक साथ में काम किया है। आप मुझे छोटी सी बात बताओ बेटा, ए और बी एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 4 दिन में 20 नहीं कर देंगे? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं तो 4 दिन में 20 हो गया, काम बचा 16। काम कितना रह गया? 16 रह गया। अच्छा, 16 काम जब रह जाता है तो बी की जगह पे सी आ जाता है, बी की जगह पे सी आ जाता है, और ए और सी अगले 4 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ए और सी अगले 4 दिन में पूरा काम करते हैं, मतलब ए भी 4 दिन काम करता होगा, सी भी 4 दिन काम करता होगा। सी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ए के बारे में पता है। ए एक दिन में 3 कर रहा है, ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? इस 4 दिन में ए 12 काम कर देगा। बोलो भाई, कह सकते हैं? इसका मतलब ये 4 काम किसने किया है? सी ने, वो भी कितने दिनों में? 4 दिनों में। ये देखो बात पकड़ आ गई, ये देखो बात बनी, है ना? नई बात समझे तो फिर से एक बार समझाता हूं बेटा, फिर समझिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 16 काम बचा है, ए और बी कर चुके हैं 4 दिनों तक, अब बी छोड़ेगा, ए काम पर आएगा, और जब ए तो पहले से था, सी काम पर आ जाएगा, तो ए पहले से था, सी काम पर आ जाएगा, और यही दोनों लोग मिलकर 4 दिन में पूरा कर देंगे। 4 दिन में पूरा करने का मतलब हो गया ए ने भी 4 दिन किया और सी ने भी 4 दिन काम किया, तब जाके 4 दिन में पूरा होगा ना। अच्छा, एक दिन में 3 करता है तो 4 दिन में 12 नहीं कर देगा क्या? तो ये 16 में से 12 जो काम है वो ए ने करे हैं, बाकी बच्चे 4 काम किसने करे भाई? सी ने, वो भी कितने दिनों में? 4 दिनों में। अब बताओ, सी अगर 4 दिन में 4 करेगा तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। कह सकते हो सी एक दिन में 1 काम करता है। हमसे क्या पूछा गया? सी अकेला इस काम के 1/3 काम को कितने दिन में करेगा? काम हमारे पास है 36, 36 का 1/3 काम करवाना है बेटा। 36 का 1/3 मतलब 12, सॉरी हाँ 12 काम सी को करना है। सी एक दिन में 1 करता है तो 12 काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे। सी एक दिन में 1 करता है, 12 काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे, और यही सवाल का आंसर बन जाता है। ठीक है, यही सवाल का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो, इस तरह से सोचना है तुम्हें, क्योंकि हमें सी के बारे में पता नहीं है, पता हमें केवल ए के बारे में या बी के बारे में है। तो जो बातें पहले से हमें पता है हम पहले उन्हें हटा देंगे, क्योंकि यहां पर ए और बी से हम भले आराम से करवा सकते, क्योंकि हमें एफिशिएंसी पता है। या फिर जो बचा ए और सी कर रहा है, सी के बारे में हमें जानकारी नहीं है लेकिन ए के बारे में जानकारी है, तो ए से 4 दिन करवा दिया, बाकी बचा काम सी ने करा होगा 4 दिनों में। ठीक है, इतना सही था। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके सामने लगा देते हैं बेटा, सुनिएगा क्या बोल रहा है। 4 संख्याओं का ये अनुपात है, इनका एलसीएम
जो है वो 69120 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। एक बात समझ लो भाई, आप एक छोटी सी बात समझ लो अगर, तो बच्चे अगर मैं कहता हूं संख्याएं 5, 8, 12 और 18 के अनुपात में है, तो क्या मैं इन संख्याओं को 5x, 8x, 12x और 18x ऐसे बोल सकता हूं? ये संख्याएं हो गई। और अगर इन संख्याओं का एलसीएम मैं निकालने बैठूं, अगर मैं इन संख्याओं का बेटा एलसीएम निकालने बैठ जाऊं, तो मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालने बैठ जाऊं तब क्या होगा बच्चे? एलसीएम का मतलब होता है जो सभी में कॉमन है उसे एक बार लिखवा दो। एक्स लिखना रहेगा, एक्स कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है जैसे 5, 8, 12, 18 इन्हें भी लिखवा दो। 5, 8, 12, 18 और ये बराबर हो जाता है आपका एलसीएम 69120 के। ये हो जाता है कुछ इस तरह से बराबर। अब बस ये आपको काट लेना है, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। काट लेना है बेटा, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। देखो मैं पहले किससे पहाड़े से काटूं? अगर मुझे दिख रहा है मैं 5 से ही काट दूं, पहले 5 से काटना बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, काट दे 5 के पहाड़े से। 5 एकम 5 बचा 19 हो गया, 5 तिया 15 बचा 4 41 हो गया, 5 अट्ठे 40 बचा 1 तो 12 हो गया, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। ये देखो ऐसा कटा 13,824। अभी मैं काटता हूं 8 के पहाड़े से, 8 के पहाड़े से काटता हूं। 8 के पहाड़े से काट लेते हैं भाई इस नंबर को। अगर मैं इस नंबर को 8 के पहाड़े से काटता हूं तो 8 एकम 8 बचा यहां पर 5, 8 5 13 हो जाता है, 58 हो गया, 8 सत्ते 56 बचा 2 तो 22 हो गया, 8 दूना 16 बचा 6 64 हो गया, 8 अट्ठे 64। ये देखो 12 1728 आ गया। 12 के पहाड़े से उड़ा लेते हैं भाई 12 के पहाड़े से। अगर मैं 12 से उड़ाता हूँ 1728 को तो ये 12 उड़ेगा। 12 एकम 12 बचा 5 52 हो गया। अच्छा 52 हो गया तो 12 चौके 48 जाएगा, फिर 12 चौके 48 जाएगा। 18 से काट देंगे तो ये जाएगा 8 बार। तो कहीं ना कहीं x बराबर जो वैल्यू है वो 8 निकल आएगी। इतना कैलकुलेशन तो बेटा मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन मैंडेटरी है, करना ही होगा। ठीक है, x का वैल्यू 8 आ गया। अगर x का वैल्यू 8 आएगा, सवाल ने हमसे कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। तो बड़ी संख्या 18x है, छोटी संख्या बेटा 5x है, इन दोनों के बीच का अंतर 13x हो गया। x का वैल्यू अगर मैं 8 रख देता हूं तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 ऑप्शन बी सही जवाब निकल के आएगा। 13 अट्ठे 104 ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात बनी, थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। एक बात समझ लो, जब भी ऐसे आपको रेशियो में दिया जाए और आपको एलसीएम बताया जाए तो x तो जो कॉमन है सभी में, x एक बार लिखवाना है, बाकी सबको ऐसे लिखवाना है। काटिए, x का वैल्यू निकालिए, जो पूछा गया है वो आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां लिख रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 415, 688, 825 में भाग देने पर इतना इतना बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 415, 688 और 825 ये बेटा एससीएफ का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास में डायरेक्टली लिखवाया। इनमें भाग देने पर ये बचे तो क्या करना है, शेषफल माइनस कर देना है। 7, 8 और 9 माइनस कर देना है बेटा। जैसे ही आप माइनस करोगे यहां से तो ये बनेगा 408, ये बनेगा 680 और ये आपका बनेगा बेटा 825 में से 9 जाएगा तो 816। ठीक है, ये वाली बात बन जाएगी आपकी ऐसा। ठीक है, अब आपको जो ये नंबर नीचे निकला है 408, 680, 816 इनका निकाल देना है एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकलता है बेटा? मैंने आपको सिखाया था, लास्ट वीडियो में भी एक सवाल एचसीएफ का था। मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो इन तीनों में से ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढ लो जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो। इन तीनों में से ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो, सबसे कम डिफरेंस हो। तो बच्चे इन तीनों में से मुझे ये 2 दिख रहे हैं, इनमें कम डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 816 ज्यादा, यहाँ 20 कम है, तो कहीं ना कहीं 136 का डिफरेंस आएगा। अब अगर 136 का डिफरेंस आएगा, एचसीएफ कैन बी 136, एचसीएफ हमारा 136 हो सकता है या फिर 136 का कोई फैक्टर हो जाएगा। पर अगर मैं ऑप्शंस में नजर डालूं तो 136 मुझे ऑप्शंस में डायरेक्ट ही दिख रहा है।
बेटा 136 ऑप्शंस में हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो 136 ही इस सवाल का आंसर बन चुका है। 136 इस सवाल का आंसर बन चुका है भाई। इस क्वेश्चन का सिंपलीफिकेशन, इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सिंपलीफाई जरूर करें इस क्वेश्चन को। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडमास रूल लगाना है, बॉडमास रूल लगाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन थोड़े मैं बोल्ड कर देता हूं। 1/8 लिखा है, 1/3 लिखा है, 2/5 लिखा है और यहां बेटा 1/4 लिखा है, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व तुम ही करोगे क्योंकि इसमें कोई ट्रिक विक तो है नहीं, आपको सिर्फ बॉडमास रूल लगाना है। ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, और मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चुटकियों का होता है, सेकंडों का होता है, 2-4 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत चलाना, छोटी छोटी बातें हैं, समझो कैसे। 15 छात्रों का औसत 14 बताया जा रहा है, उसमें से 6 छात्रों का ये है, 8 छात्रों का ये है। आप देखो बेटे कुल छात्र कितने मेरे पास है, 15, औसत 14 है। उसमें से 6 का पहले बताया गया, 8 का फिर और बताया गया, तो 6 और 8 तो 14 ही हुए। छात्र तो 15 थे भाई, छात्र टोटल 15 है, यहां पर जो छात्र बताए गए वो 6 और 8 14 बताए गए। तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक छात्र छोड़ा जा रहा है? जब भी एक छात्र छोड़ा जाएगा आपने क्या करना है, टोटल एवरेज कितना बता रहा है 14, यहां 6 का कितना बता रहा है 15, इनका निकाल लेना डिफरेंस, इनका निकालना है डिफरेंस। 14 और 15 में डिफरेंस आ रहा है +1, ये एक बढ़ जा रहा है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मतलब +6 हो जाएगा। ऐसे लिख लेना है आपको। 14 से एक औसत बढ़ा है 6 लोगों में, 6 लोगों में एक बढ़ा है तो बेटा +6 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले देखो 8 छात्रों का जो औसत है वो कितना है 13 है, तो 14 से कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितने लोगों में, 8 लोगों में। अगर एक कम होगा 8 लोगों में तो क्या हो जाएगा -8, -8। देखो ध्यान से, आपको इस तरह का सवाल में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एवरेज 15 लोगों का 14 है, 6 लोगों का 15 है, बढ़ा कितना, एक, कितने लोगों में, 6 लोगों में, तो हो गया +6। टोटल एवरेज 14 है, 8 लोगों का 13 है, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, कितने लोगों में से, 8 लोगों में, तो -8 हो गया। इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व करने पर -2 आए। ध्यान समझना, आप दो बातें, यहां पर 2 सवाल आते हैं। एक तो ऐसे बोलेगा 15 छात्र थे, उसमें से 8 और 6 14 हो गए, एक कम कर देगा, या फिर ऐसे कर देगा यहां 8 करेगा वहां भी 8 कर देगा, 8 8 16 हो गए, एक बढ़ा देगा। जब भी ये एक बढ़ाए या एक कम करे, एक कम करेगा या एक लोग कम बताएगा, तो आपको इसका अपोजिट जोड़ देना है। अगर वो एक बढ़ा रहा होगा तो जो भी यहां आ रहा वही आपको वहां कर देना है, समझे। अगर यहां पर समझो लोग तो मेरे पास 15 थे, लेकिन इसमें शुरुआत के 6 बताए गए, आखिरी उसके बाद 8 बताए गए, आखिरी एक 15वें नंबर को छोड़ा गया। लेकिन कई बार सवाल ऐसे भी कहेगा मेरे पास लोग 15 हैं, शुरुआत के 8 गिन लो और आखिरी के 8 गिन लो, तो ये जो एक नंबर कॉमन हो जाता है। जब ये कॉमन वाली बात कहता है तो जो भी यहां से निकल के आ रहा है उसका सीधा सीधा वैसे ही कर देते हैं। पर जब यहां पर एक नंबर छोड़ रहा होगा, एक नंबर नहीं ले रहा है, 6 और 8 14 ही नंबर ले रहा है, एक नंबर छोड़े दे रहा है, और जब ये एक नंबर छोड़ता है बच्चा, जो भी यहां पर निकल के आया उसका अपोजिट प्लस कर देते हैं। आप बताओ यहां पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, अगर यहां -2 आएगा तो 14 लोगों में +2 कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 16। 16 ही इस सवाल का आंसर है बेटा, 16 ही इस सवाल का आंसर है। कैसे लगेगा, मैं इसको और अलग भाषा में बता देता हूं भाई। 15 लोगों का एवरेज 14 है, एवरेज 14 है, ठीक है। इसमें से 6 लोगों का जो एवरेज है, या एक काम करता हूं मैं ऐसे ना लिखता हूं, यहां लिखता हूं, इसमें से 6 लोगों का जो एवरेज है वो 15 है। इसमें से 8 लोगों का जो एवरेज है, ये 8 यहां लिख देते हैं, 1 मिनट, 8 यहां लिख देते हैं, का एवरेज 13 है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व ऐसे करेंगे, 14 से 1 ज्यादा हो गया, 6 लोग हैं, 1 से गुणा कराओ, यहां हो गया +6, ठीक है। यहां 13 कितना कम है, 1 कम है,
8 में गुणा कराओ, -1 का मतलब हो गया -8, ठीक है, +6 -8, इन दोनों को सॉल्व कर दो। इन दोनों को सॉल्व करने पर आया -2, पर इसका अपोजिट आपको जोड़ना है क्योंकि 15 लोग बताए गए थे, 15 में से 8 और 6 हो तो 14 ही रहे, एक कम हो रहा है ना, तो आपको इसका अपोजिट यहां +2 कर देना है, तो आंसर आपका 16 आ जाएगा। आंसर 16 आ जाएगा। एवरेज में इस तरह के ट्रिक्स आपको सिखाई गई है क्लासेस में, ठीक है, एवरेज में इस तरह के ट्रिक्स आपको सिखाई गई है। ये सवाल फिर से रिपीट कर रहा है, 7 मीटर गहराई है, 20 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में कितना पानी आएगा, तो पानी आता है πr² इंटू में h। पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, r का मतलब हो जाता है 20 × 20 और इंटू में h। आप मुझे इंटू h का मतलब हो जाता है 7। आप एक छोटी सी बात बताओ बेटा, इसमें से कहीं से ये 22 में से 11 कट रहा है क्या, तो इसका मतलब ऑप्शन 11 का मल्टीपल आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहली बात तो ये कर सकते हैं हम। दूसरी बात हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 7 और 7 कट गया और गुणा करवा दीजिए, तो भी आंसर आपका 8800 आ जाएगा। 8800 इस सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट करा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 2 सेंटीमीटर व्यास वाली सीसी की गेंदों की संख्या कितनी होगी जबकि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाई गई हैं। तो भैया जब भी आपको गोले से कोई संख्या गेंदें गोलियां बनाई जाएं, उनकी संख्या पता करनी हो, तो संख्या का मतलब है जिससे ये बनाई गई। बनाई किससे गई भाई? गोले से। गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। आप बताओ यहाँ पे r का मतलब हो गया, व्यास 18 है तो r हो जाएगा 9, 9 × 9 × 9 ऐसा बटे। बना रहे हो गेंदें भी गोले ही है तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। लेकिन जो चीजें आप बना रहे हो उसकी त्रिज्या, उसका व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1/1/1। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर वाला, और आंसर तुम्हारा 729 जैसा चमक जाएगा। 729 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। आसान सवाल था, आगे बढ़े। ये अच्छा सवाल है भाई, इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, ये एक ठीक ठाक सा सवाल है। क्योंकि हमसे कहा गया आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 में है। 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर होना चाहिए था। 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से खेत की जुताई कर रहा है, 600 रुपए लागत आ रही है। बताना, सवाल कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा आ रहा है 2 रुपए का, तुम्हारा कुल खर्चा 600 रुपए का आ गया। भाई 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बताओ कुल हम 600 रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कह दूं एक सामान या एक पेन 2 रुपए का मिल रहा है और तुम 600 रुपए के पेन ले आए, कितने पेन लाओगे? हैं क्या करा भैया? 600 में तुमने सिंपली 2 का डिवाइड कर दिया होगा कि सर जो वहां पे एरिया है वो एक्चुअल में 300 मीटर स्क्वायर है। जो एरिया है वो एक्चुअल में 300 मीटर स्क्वायर है। समझो, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर से खर्चा कर रहे हो तो 600 रुपए आपके खर्च हो जा रहे हैं। मतलब एरिया कितना होगा? 2 का डिवाइड कर दो बेटा, 300 मीटर स्क्वायर का एरिया, और लंबाई चौड़ाई बताएगी 4:3 में। इसे सिंपली आप 4x 3x कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई करते ही एरिया निकलता है 300 के बराबर। यहां से x² बराबर निकल आएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। और जब x बराबर 5 हो जाएगा, सवाल ने हमसे पूछा है लंबाई बताओ, तो लंबाई हो गई 5 चौके 20। लंबाई हो गई बेटा 5 चौके 20। ऑप्शन ए सवाल का लग जाएगा सही। ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, बात थोड़ी क्लियर हो रही है? क्या आपको इस सैंपल पेपर लगाने से थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है? अगर आपको मिल रहा है तो जरूर कमेंट में लिखकर बताएं, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजें। उन्हें भी बताएं कि एक इस तरह की क्लासेस चलाई जा रही हैं जिसमें हम लोग SSC GD को टारगेट लेकर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारा फायदा मिल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, 40 में से 40 क्वेश्चन आप कर पाओ, उसकी स्ट्रेटजी बना के हम चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जल्दी से मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, ठीक है। जो भी बात समझ में नहीं आई है, जो भी बात आपको नई बतानी है, नई करनी है, उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।